Bismillahirrahmanirrahim. We welcome you all on behalf of Mathsbox. We are here to proceed the playlist of numerical analysis. आज हमने numerical analysis का लेक्चर नंबर 3 डिलीवर करना है। लेक्चर नंबर 3 में बेसिकली हम जो आपको मेथड्स बताएंगे और मेथड्स बेसिकली वो वाले मेथड्स होंगे जो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नॉन लीनियर इक्वेशन में आपके पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस भी आ जाएंगी, अलजेब्रिक इक्वेशंस भी आ जाएंगी। ठीक है, लीनियर के लिए हम डायरेक्ट अप्रोच यूज करते हैं और नॉन लीनियर के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली आप क्या रखेंगे, नॉन लीनियर इक्वेशंस। इनके लिए मेथड्स पढ़ने, तो पहले आपको नॉन लीनियर इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। लीनियर तो सबको पता होता है, नॉन लीनियर इक्वेशंस। नॉन लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो लीनियर नहीं होती। ठीक है, नॉन लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ये दोनों डेफिनेशन आपने अपने नोट्स में बना लेनी है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ना है सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, अगर आपके पास सिस्टम बनाने के लिए एटलीस्ट आपको दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो अगर मैंने आपको कहा है कि सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन है, तो कम से कम दो इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए और उनमें से कम एक जो है वो नॉन लीनियर की कैटेगरी में होनी चाहिए। नॉन लीनियर की कैटेगरी में आम जो, अगर मैं आपको इसकी जनरल नोटेशन बताऊं, वो ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ x4 + 7 इज इक्वल टू 0। तो इसकी पावर, इसकी डिग्री 4 है। अगर इसकी डिग्री 1 होती तो ये लीनियर थी। अब इसकी डिग्री अदर देन 1 है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, नॉन लीनियर है। फर्दरमोर, जो आपके पास ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस इक्वेशन का ग्राफ ऐसे आता है वो लीनियर होती है, और जिसका इसके अलावा कोई और चीज आ जाए, स्ट्रेट लाइन ना आ जाए, तो वो नॉन लीनियर होती है। ट्रांसडेंटल भी मैंने कल आपको बताया, इसमें साइन ई पावर एक्स और ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, आपने खुद लिख लेने हैं। नॉन लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन के बाद आप याद रखिएगा कि सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन कभी भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फुलफिल नहीं करता होता। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैं साइड पे रख रही हूँ, अभी मेरा टॉपिक ये नहीं है, मैं टॉपिक की तरफ आती हूँ। x1 x2 एंड सो ऑन, अगर आपने ये अप्लाई किया है, ठीक है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा किसके, f ऑफ x1 + f ऑफ x2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर के केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है ना वो फुलफिल होता है। नॉन लीनियर के केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फुलफिल नहीं होता। जनरल फॉर्म इसकी ये होती है, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये प्रीवियस लेक्चर में भी बताइए आपको। आज हमने बेसिकली पढ़ने हैं मेथड्स टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं उनके पहले नाम लिख लेते हैं, फिर जो है ना हम सेपरेटली इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास कौन कौन सी आ जाएंगी, इसमें आपके पास अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल इक्वेशंस जो बताई थी आपको वो आ जाती हैं, प्लस ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस भी इसमें आ जाती हैं। दोनों के सॉल्यूशंस के लिए आप ये मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। इन मेथड्स में जो मैक्सिमम चीजें इस्तेमाल होंगी हम वो लिखवाएंगे आपको कमीशन, हम क्वेश्चंस नहीं कराएंगे। कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहला मेथड जो है वो आपके पास होता है बाइसेक्शन मेथड, क्योंकि एक पेपर में देखा गया है कि सिस्टम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। एक में एक का नाम लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दूसरी का, थर्ड ऑप्शन में तीसरी का, और नीचे लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता होनी चाहिए कि नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेथड्स कितने हैं। सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड होता है, दूसरे नंबर पर हमारे पास फॉल्स पोजीशन मेथड होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर
न्यूटन रॉफसन मेथड होता है, न्यूटन रॉफसन मेथड। फोर्थ प्लेस पर आपके पास सीकेंट मेथड भी होता है, और फिफ्थ नंबर पर आप फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड भी पढ़ते हैं। जो फिफ्थ है वो आपके पास है फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेटिव मेथड, इस फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड भी कहते हैं आप। ये जो आपके पास 5 मेथड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, उसका रूट्स निकालने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब आपके पास एमसीक्यूज इस तरीके से आ सकते हैं, मतलब उसने क्वेश्चन बनाया हो बिलफर्स, which is used to find root of non-linear equation। ऑप्शन नंबर ए में वो कहते फॉल्स पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी में वो कहते न्यूटन रॉफसन मेथड, ऑप्शन नंबर सी में कहते सीकेंट मेथड, और ऑप्शन नंबर डी में वो कहते ऑल ऑफ दीज। तो जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि नॉन लीनियर, या यहाँ पर अगर वो नॉन लीनियर की जगह ट्रांसीडेंटल लिख देता है, तो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन भी नॉन लीनियर इक्वेशंस की उसमें कैटेगरी में जाती है ना, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरीके से 5 नाम जो हैं वो इसके याद रखने हैं। अब हर मेथड को हम सेपरेटली क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और इसमें ज्यादा सारी चीजें जो है ना मैं उर्दू में भी लिख दूंगी। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस को आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी के साथ क्लियर करना होता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपने डिटेलिक क्वेश्चंस को तैयार नहीं करना होता, लेकिन एक मेथड से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है वो सारे के सारे आपने क्या करने होते हैं, तैयार करने होते हैं। तो पहला मेथड मैं यहाँ पर लिखने लगी हूं, पहला मेथड बायसेक्शन मेथड। पहला आपके पास क्या है, बायसेक्शन मेथड। अब सबसे पहले जो ये मतलब पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस को इतना शामिल नहीं किया जाता था, ये 2020 और 21 में पीपीएससी में न्यूमेरिकल एनालिसिस का पोर्शन थोड़ा उन्होंने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। पहले तो बहुत कम आता था और कॉमन क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने करना शुरू कर दिया है। बायसेक्शन मेथड के अलावा जितने भी मेथड्स हैं जो मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप पढ़ेंगे, आपको उसका अल्टरनेटिव नेम याद होना चाहिए कि इस मेथड का दूसरा नाम क्या है। इस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि इसका एक नाम पहली ऑप्शन में, दूसरा नाम दूसरी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में बोथ ऑफ दीज, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज की ऑप्शन लिखी हो। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपको इनके अल्टरनेटिव नेम्स याद होने चाहिए। इसका जो अल्टरनेटिव नेम है, पहला इसका नाम होता है, इसको बॉल्जेनो मेथड कहते हैं, ठीक है, बॉल्जेनो मेथड। अच्छा, अगर आप रेफरेंस बुक्स चाहिए, शंकारा राव की किताब फॉलो कर लेनी है या बर्डन फेरी की किताब फॉलो कर लेनी है, उनसे ये लेक्चर्स बनाए गए हैं, ठीक है। दूसरा इसको और क्या कहा जाता है, इसको इंटरवल हाफिंग मेथड कहते हैं, इंटरवल हाफिंग मेथड। अब हाफिंग की स्पेलिंग मुझे क्या, इंटरनल हाफ लिख देती हूँ, मुझे नहीं आती स्पेलिंग, लिख लीजिएगा, हाफिंग मेथड, ठीक है। मैथ्स वालों की वैसे भी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है। अब बैड कमेंट्स नहीं करने आ जाना, ठीक है। इसको बाइनरी सर्च मेथड भी कहते हैं,
बाइनरी सर्च मेथड, ठीक है। और इसको डाइकोटमी मेथड भी कहते हैं, डाइकोटमी मेथड। इस पोर्शन में मैं लिख दिए हैं इसके अल्टरनेटिव नेम्स कि इन बाइसेक्शन के अलावा इसके ये 4 और नाम भी हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली जो चीज आपने याद रखनी है वो इसका एडवांटेज याद रखना है। एडवांटेज इसका क्या है? इसका एडवांटेज ये है, ये हमेशा कन्वर्ज करता है, मतलब ये कभी डाइवर्ज नहीं करेगा, ये हमेशा क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, ऑलवेज कन्वर्जेस। लाजमन इसने आपको आंसर निकाल के देना ही देना है, ऑलवेज कन्वर्जेस, ठीक है। उसके बाद ड्रॉबैक इसका क्या है? इसके ड्रॉबैक्स भी आपको पता होने चाहिए। ड्रॉबैक इसका क्या है? इसके ड्रॉबैक्स ये है कि बड़ा स्लो मेथड है, मतलब कोई मेथड आपको 5 आइट्रेशन पर अगर आंसर दे रहा है तो ये आपको कोई 17-18 आइट्रेशन करनी पड़ेगी तभी आंसर देगा। ये कन्वर्ज जरूर करता है, ये इसकी खासियत है, लेकिन इसकी बुरी बात ये है कि वो स्लो स्लो चलता है, ठीक है। उसके बाद इसका ड्रॉबैक ये है कि इसको इनिशियल गेस चाहिए होता है, नीड्स इनिशियल गेस। इनिशियल गेस नहीं देंगे ये मेथड नहीं लगेगा। अब इनिशियल गैस के बाद हम इनिशियल गैस को पता कैसे करते हैं? इनिशियल गैस पता चलता है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल से। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका वो आपके पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आपके पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के क्या है, हैव डिफरेंट साइंस, अगर उनके साइंस क्या है? डिफरेंट साइंस हैं, किस इंटरवल में? इन इंटरवल ए टू बी, देन क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट कि उसको जब आप फंक्शन में पुट करेंगे तो वो उसका रूट निकलेगा। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि इनिशियल गेस की वजह से आपने उसके रूट को ब्रैकेट कर दिया है, ठीक है। तो ये ब्रैकेटिंग मेथड सिर्फ इसको नहीं कहते, और भी मेथड्स को ब्रैकेटिंग मेथड कहते हैं, इस वजह से मैंने इसको यहाँ ब्रैकेट मेथड नहीं कहा। ब्रैकेट मेथड और भी होते हैं, जहां जहां आपके पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट थ्योरम भी अक्सर कहते हैं खाली, वो क्या होता है ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको डिटेल से बताया है। वो कहता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के अगर डिफरेंट सिंबल्स होंगे, ठीक है, इस इंटरवल में, तो फिर इस इंटरवल के अंदर से कुछ सी लाजमन एग्जिस्ट करेगा जो उस फंक्शन का क्या होगा, जो आपके पास इक्वेशन है बेसिकली उसका रूट होगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है, ठीक है। उसके बाद जो चीज आपने इसकी याद रखनी है वो आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है याद? फॉर्मूला। फॉर्मूलाज भी आते हैं कि ये किस किस मेथड का फॉर्मूला है। फॉर्मूला जो आपके पास है वो होता है आइट्रेशन करने का, कि आपके पास इंटरवल अगर ए और बी है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आया है, मींस ऑपोजिट सिंबल होंगे तो नेगेटिव ही आएगा ना, प्लस होगा दूसरा माइनस एंड लेस देन जीरो। अगर ये चीज होगी तो देन आप आइट्रेशन के लिए ये वाला फार्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे। एक्स आर ए फर्स्ट मतलब नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं, ये 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी,
जिस तरीके से मर्जी आप इसको स्टार्ट कर लें, ठीक है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसका एरर बाउंड, कि एरर बाउंड क्या है इसका। एरर बाउंड पूछा गया था एक पेपर में, एरर बाउंड ऑफ बाइसेक्शन मेथड। एरर बाउंड आपके पास बेसिकली किसकी इक्वल है, b माइनस ए बाय 2 पावर n। ये आपके पास बाइसेक्शन मेथड का क्या है, एरर बाउंड है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए वो है इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो 1 है। अब एमसीक्यूज में वो न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दे सकता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 2, जिस न्यूटन ऑप्शन का 2 होता है, इसका 1 है, ठीक है। इस तरीके से सारे मेथड्स का मैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी आपको लिखवाऊंगी। या वो इंग्लिश वर्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे देता है कि इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्यूबिक है, लीनियर है, क्वार्टिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। तो 1 है तो इसका मतलब है इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, लीनियर है। अब रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या बुला है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा है पहले कि न्यूमेरिकल एनालिसिस को आपने स्मार्ट स्टडी के साथ क्या करना है, तैयार करना है। दूसरे सब्जेक्ट्स हैं डिटेल में पढ़ने के लिए, टोपोलॉजी, अलजेब्रा, रिंग, बेतहाशा सब्जेक्ट है, इसको स्मार्ट स्टडी से तैयार करें। रेट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि आप कितनी जल्दी से सीक्वेंस अपनी लिमिट को कन्वर्ज करता है। जो आप सीक्वेंस लेते हैं ना, वो कितनी जल्दी से अपनी लिमिट को कन्वर्ज करता है, उसको रेट ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, मींस इसका लीनियर कन्वर्जेंस रेट है। उसके बाद इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी होता है, इधर लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया, कि इस मेथड को हमने स्टॉप कैसे करना है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया, या तो वो खुद आपको बता देता है कि डेसिमल के बाद आपने इतने पॉइंट्स के बाद आपने डेसिमल पॉइंट्स के बाद आपने सोल्यूशन या रूट मुझे बताना है, तो पॉइंट्स के बाद उतने 0 आने चाहिए। बिलफर्ड पॉइंट के बाद 3 पर मांगता है तो 7.00 3 दफा आने चाहिए। अदरवाइज आपका रूट स्टॉपिंग क्राइटेरिया में जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो ये होता है कि आपके रूट्स रिपीटेड वैल्यूज देना शुरू कर दें। मतलब अगर आपके पास रिपीटेड वैल्यूज आती हैं, रिपीटेड वैल्यूज अगर आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आपने उस मेथड को, मतलब अगर हमने एक आइट्रेशन की है तो आंसर आया 0.71, दूसरी उससे अगली आइट्रेशन की है 0.71, तो ये रिपीट हो गया ना, तो आप वहां पर इस मेथड को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो जाएगा। ये मैक्सिमम चीजें हैं जो आपने बाइसेक्शन मेथड के लिए क्या करनी है, तैयार करनी है। कमीशन, चाहे वो फेडरल हो, चाहे वो एनटीएस के थ्रू हो, चाहे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बाइसेक्शन मेथड को इससे ज्यादा गुनाहे कबीरा समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, ठीक है। मार्केट में जितनी एमसीक्यूज की किताबें हैं, आप इस लेक्चर को देखने के बाद एमसीक्यूज अटेम्प्ट करिएगा, आपको ज्यादातर चीजें इसी लेक्चर के अंदर से इंशाल्लाह मिल जाएंगी। कमेंट सेक्शन में लाजमन आया करें, हमारी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। जो लोग रजिस्टर्ड होने चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में हमसे राब्ता कर सकते हैं। दूसरा मेथड है आपके पास फॉल्स पोजीशन मेथड। नाम से जाहिर है कि हम गलती से गलत जगह, मतलब जानबूझ के गलत जगह सेलेक्ट करते हैं, फिर वो जगह छोड़ के रूट के पास आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसका जो अल्टरनेटिव नेम है वो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका एक और नाम भी होता है, और इसको आप कहते हैं रेगुलर फाल्साई मेथड। रेगुलर फाल्साई मेथड। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा, आपके पास बाज बुक्स में लिखा हुआ है कि रेगुलर फाल्साई मेथड को ही सीकेंट मेथड कहते हैं, ऐसा नहीं है। सीकेंट मेथड मैं अलग हेडिंग के अंदर बताऊंगी कि इसका और उसका डिफरेंस क्या है।
बाज बुक्स में लिखा हुआ है कि रेगुलर फाल्साई रेगुलर और ये सारे तकरीबन इनके स्टेप्स ये तकरीबन एक जैसे हैं, ये एग्जैक्टली एक जैसे नहीं है। तो इसका एक और ही नाम सिर्फ एक ही है, वो है रेगुलर फाल्साई मेथड ही इसको कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अच्छा, इसका एडवांटेज आपको पता होना चाहिए। एडवांटेज, इसका एडवांटेज ये है कि इसका कन्वर्जेंस रेट बाइसेक्शन से बेहतर है। ठीक है, मैं उर्दू में लिख देती हूं। इसका कन्वर्जेंस रेट या रेट ऑफ कन्वर्जेंस बाइसेक्शन मेथड से बेहतर है। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। और दूसरा, ये लाजमी कन्वर्ज करता है, ऑलवेज कन्वर्जेस। अब देखें, बाइसेक्शन भी हमेशा कन्वर्ज करता था, रेगुलर फाल्साई भी हमेशा कन्वर्ज करता था, तो फिर बेहतर कौन सा हुआ? बेहतर वो होगा जिसका रेट कन्वर्जेंस बेहतर होगा, क्योंकि ये बातें तो दोनों में है ना। तो फिर इस पॉइंट की वजह से ये मेथड जो है ना प्रेफर किया जाता है बाइसेक्शन पर। ठीक है, उसके बाद आपने इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखना है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल वही है जो प्रीवियस वन का है, वर्किंग प्रिंसिपल इंटरमीडिएट थ्योरम। वो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं, वो वही है जो पीछे का है। इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक है कि इसको इनिशियल गैस चाहिए होता है, नीड्स इनिशियल गैस। ये लगा के हम लोग इनिशियल गैस इसको दे देते हैं। उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला, इसका फार्मूला आपके पास होता है पी आई ए आई एफ ऑफ बी आई माइनस बी आई एफ ऑफ ए आई और बाय में एफ ऑफ बी आई माइनस एफ ऑफ ए आई। अब इसमें आप ए बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस बाइसेक्शन से बेहतर था, बाइसेक्शन का रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 था, तो इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 तो नहीं आ सकता। मुख्तलिफ मार्केट की किताबों में 1-1 दोनों का लिखा हुआ है, तो फिर बेहतर क्यों था? अगर दोनों मेथड्स का सेम क्राइटेरिया है कि तो हमेशा कन्वर्ज करते हैं, रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी सेम है, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाने की। तो इनका रेट ऑफ कन्वर्जेंस डिफरेंट बुक्स में जो है ना आगे पीछे करके लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर जो आपने कंसीडर करना है कमीशन के हिसाब से रेट ऑफ कन्वर्जेंस वो लिख रही हूँ, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपने लेना है 1.618, ऑथेंटिक है। ठीक है, यही आपने याद रखना है। अब पेपर में हो सकता है कि वो उसको कर ले 1.62, तो आपने वो कंसीडर कर लेना, लेकिन 1 से ये बड़ा है, इस वजह से इसको बाइसेक्शन पर क्या है फोकियत हासिल है, और हम लोग इसकी जगह क्या इस्तेमाल बाइसेक्शन की जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। ये वाली चीजें जो हैं आप लोगों ने किसके हवाले से याद करनी है? रेगुलर फाल्साई मेथड के हवाले से आपने ये वाली चीजें अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट जो है न्यूटन ऑप्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन ऑप्शन से अक्सर क्वेश्चन आया होता है, मैं बताती हूँ किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। न्यूटन ऑप्शन मेथड, थर्ड वन है न्यूटन राफसन मेथड। इसका जो सेकंड नेम है इसको टेंजेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है,
इसका दूसरा नेम क्या है? इसको टेंजेंट मेथड भी कहते हैं, टेंजेंट मेथड। अब याद रखिएगा, जो न्यूटन ऑप्शंस है ना, उसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फिर मैं एमसीक्यू बताती हूँ कैसे। इसका जो फार्मूला है वो आपके पास है एक्स आई प्लस वन एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई और एफ प्राइम ऑफ एक्स आई, ये इसका फार्मूला है। अब पेपर में वो इसका सेकंड नेम पूछ सकता है, पेपर में वो इसका फार्मूला पूछ सकता है, पांच पेपर चेक करिएगा आए हुए हैं, या पेपर में वो आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो इसका फार्मूला है वो कौन सी सीरीज से हम डेवलप करते हैं, डिराइव किस सीरीज से करते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो फार्मूला है ये दो मेथड से आप डिराइव कर सकते हैं, या आप इसको टेलर सीरीज से निकाल सकते हैं या आप इसको ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं। तो ज्यादातर जो अप्रोच इस्तेमाल की जाती है वो ग्राफिकल मेथड की लगाई जाती है, मतलब हम इसको डिराइव कर सकते हैं किस तरह से, इसके सामने लिख देते हैं। ये आया हुआ एमसीक्यूज की कौन सी सीरीज इस्तेमाल होती है, वो टेलर सीरीज इस्तेमाल होती है। इट कैन बी डिराइव्ड graphically या it can be derived by graphical method or by Taylor series, Taylor's series, टेलर सीरीज से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये मेथड ग्राफिकल मेथड से ज्यादातर, लेकिन टेलर सीरीज ये बकलम खुद एक एमसीक्यू आया हुआ है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया जैसे मैंने पिछले का नहीं लिखा था, रेगुलर फाइल साइज का भी है, रिपीटेड वैल्यूज आ जाती हैं तो उसको स्टॉप कर देते हैं। इसका भी स्टॉपिंग क्राइटेरिया वही होगा, रिपीटेड वैल्यूज आ जाएंगी तो आप इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी एक और कंडीशन भी होती है, यहां पर लिख देते हैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया। स्टॉपिंग क्राइटेरिया में पहली जो चीज होती है कि अगर आपके पास रिपीटेड वैल्यूज हो जाए तो आप इस मेथड को स्टॉप कर देते हैं। दूसरा, अगर आपके पास एफ प्राइम पहला डेरिवेटिव पी एन प्लस वन लेस देन जीरो, मतलब ये चीज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, ये एप्सिलॉन टॉलरेंस होती है, एक्यूरेसी रेट भी कहते हैं इसको, देन पी एन प्लस वन इज रियल रूट। ये सारे रियल रूट्स बताते हैं। ये रियल रूट का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है, ठीक है। तो ये दोनों, ये वाला मेथड भी पूछ सकता है और ये कंडीशन भी एमसीक्यू में दे सकता है कि अगर ये चीज हो जाए न्यूटन राफसन मेथड में तो फिर इसका रियल रूट कौन सा होगा। ये पी एन प्लस वन इसका जो पुट करने से लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाए, जीरो हो जाए डेरिवेटिव जहां पर, तो हम उसको कह देते हैं कि आपके पास ये क्या है, रियल रूट है। ये इसका क्या है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। उसके बाद इसकी आती है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस यहां लिख लेते हैं, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में वो कहता है कि इसकी ना कुछ हदूद है, ठीक है। ये मेथड फेल हो जाता है अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, लोकल मैक्सिमम हो या लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम आ जाए रूट के आसपास, तो ये मेथड क्या हो जाता है, फारिग हो जाता है। इसको मैं ना उर्दू में लिख रही हूं, ठीक है। ये फेल हो जाता है अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा आ जाए कहां पर, रूट के आस पास। फेल हो जाता है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा आपको मिल जाए तो फिर लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप पहले डेरिवेटिव की जरूरत होती है, तो इसमें पैरेलल डेरिवेटिव इस्तेमाल होता है, तो हम ये कह सकते हैं। ये लिमिटेशंस हैं।
उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं भाई? इसका पहला ड्रॉबैक तो ये है, हर अप्रोक्सीमेशन पर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो। पहली तो भी डेरिवेटिव, दूसरा दो तो भी डेरिवेटिव। लॉन्ग मेथड कह लेते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेरिवेटिव हेडिंग बना लेते हैं, आप बाकी समझ जाइएगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेरिवेटिव एट या इन ईच आइटरेशन, ईच अप्रोक्सीमेशन। मतलब पहला ड्रॉबैक इस बेचारे का ये है कि हर अप्रोक्सीमेशन में हमें अलग से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ता है और उसमें फिर वैल्यू पुट करनी पड़ती है। और इसका ये ड्रॉबैक है कि इसमें जो आपके पास ब्रैकेटिंग होती है ना, रूट की ब्रैकेटिंग, जैसे बाइसेक्शन में और रेगुलर फलसाइन में रूट की ब्रैकेटिंग गारंटी थी कि रूट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेटिंग के बावजूद नहीं पता होता, ये कन्वर्ज कर भी सकता है, ये डाइवर्ज भी कर सकता है, ये जो अगर करेगा तो फिर इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, हमेशा ये कन्वर्ज करे ऐसा नहीं होता। तो मतलब रूट ब्रैकेटिंग इज नॉट गारंटी, रूट ब्रैकेटिंग is not guarantee of existence of real root। क्या आप इंटरवल को जितना भी ब्रैकेट कर लें, ठीक है, तो गारंटी नहीं है कि हमने इसको ब्रैकेट कर दिया है तो उसमें रूट एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, वो नहीं भी कर सकता। वर्किंग प्रिंसिपल इसका मैंने लिखा नहीं है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका वही है इंटरमीडिएट थ्योरम, वो सबको पता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, अक्सर पेपर में आया हुआ है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। रेट ऑफ कन्वर्जेंस का होता है 2, और दूसरा इसको क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस भी कहते हैं। पेपर में आया हुआ है कि न्यूटन राफसन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वार्टिक है, क्यूबिक है क्या, तो आपने ये मैक्सिमम चीजें हैं जो न्यूटन राफसन मेथड्स की आपने याद रखनी है, और याद रखिएगा क्योंकि इसको टेंजेंट मेथड कहते हैं, तो इसमें टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम चीजें हैं जो आपने न्यूटन राफसन मेथड की क्या करनी है, कमीशन के लिए तैयार करनी है। नेक्स्ट इसका जो मेथड है, मेथड नंबर 4, दैट इज द सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड, मेथड नंबर 4 वो आपके पास है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का अल्टरनेटिव नेम, क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए आपको 2 इनिशियल गेस चाहिए होते हैं, पीछे जितने मेथड्स थे उनके लिए 1 इनिशियल गेस चाहिए था, यहाँ पर आपको 2 इनिशियल गेस चाहिए होते हैं, इसको 2 पॉइंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है रेगुलर फालसाई में और इसमें। हम लोग बाद बुक्स में कहते थे रेगुलर फालसाई और सेकंड मेथड एक ही होता है, वहां एक इनिशियल गेस चाहिए होता है, यहाँ पर 2 चाहिए होते हैं, तो फिर दोनों कैसे एक जैसे। हाँ, इनका प्रोसीजर, इनकी अप्रोक्सीमेशन और इसका फॉर्मूला सेम हो सकता है, लेकिन स्टार्ट तो चेंज है ना, तो फिर हम इनको एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। सेकंड मेथड इसको क्या कहते हैं, 2 पॉइंट मेथड भी कहते हैं, 2 पॉइंट मेथड, ये हो गया इसका अल्टरनेटिव नेम। इसका वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल वही है इंटरमीडिएट थ्योरम,
एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर ऑपोजिट साइन रखते हैं तो फिर आपका रूट एग्जिस्ट करेगा। इसके ड्रॉबैक्स में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि 2 पॉइंट मेथड है तो उसको 2 इनिशियल गेस चाहिए होते हैं, एक से गुजारा नहीं होता, वो उसका ड्रॉबैक ही है। अच्छा, उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है, अगर आप कहते हैं कि इंटरवल ए और बी आपके पास किसके इक्वल है, Pn-1 और Pn, P की फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ इस वजह से, तो इसकी जो आइटरेटिव फॉर्मूला होगा Pn+1 और साथ में Pn+1 किसके इक्वल हो जाएगा, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए। देखिए फॉर्मूला वही है जो पीछे था, लेकिन गेस में ये चेंज हो गया ना, बी माइनस एफ ऑफ ए, ये इसका आ गया फॉर्मूला। स्टॉपिंग क्राइटेरिया इसके लिख लेते हैं, स्टॉपिंग क्राइटेरिया तकरीबन सेम ही आ रहा है सबका। स्टॉपिंग क्राइटेरिया, स्टॉपिंग क्राइटेरिया इसका यही है कि रिपीटेड वैल्यूज होती हैं, रिपीटेड वैल्यूज अगर आना शुरू हो जाए तो फिर इस मेथड को आपने स्टॉप करना होता है। अब इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है, वो हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में ये मेथड सिंपल होता है टू कैलकुलेट द रूट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। पहला एडवांटेज इसका ये है, सिंपल टू एवेल्युएट रूट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। जैसे न्यूटन ऑप्शन में डेरिवेटिव बार बार इस्तेमाल हो रहा था, इसमें नहीं है, तो ये उससे क्या है, सिंपल है। दूसरा, इसमें डेरिवेटिव इस्तेमाल नहीं होता तो कैलकुलेशन इजी है, ठीक है, इजी कैलकुलेशन। रीजन इसका क्या है, क्योंकि यहाँ पर साथ लिख लीजिएगा, इजी कैलकुलेशन इसलिए क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इसके फार्मूला में इन्वॉल्व नहीं होता, तो बार बार हमें डेरिवेटिव लेके उस पर वैल्यूज चेक करने की जरूरत नहीं होती। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स इसके क्या है, एक तो मैंने कहा इसको 2 इनिशियल गेसेस चाहिए होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट मेथड इसको कहते हैं। दूसरा, इसका ड्रॉबैक ये है कि न्यूटन ऑप्शन की तरह रैपिड कन्वर्जेंस नहीं देता, बहुत तेजी से कन्वर्ज नहीं होता, उसको क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस है ना, ठीक है। तो इसका पहला ड्रॉबैक ये होगा, नॉट रैपिड कन्वर्जेंस लाइक, नॉट रैपिड कन्वर्जेंस लाइक न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड की तरह ये आपके पास रैपिड कन्वर्जेंस नहीं देता। दूसरा, इसमें वही ड्रॉबैक है जो न्यूटन रैप्सन में है, ब्रैकेटिंग गारंटी नहीं है कि रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, रूट ब्रैकेटिंग is not guarantee that root exists in interval। और इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने गलती से इसका इनिशियल गैस गलत ले लिया तो इसकी कन्वर्जेंस फिर अपनी मर्जी से ही होगी। मतलब इसकी कन्वर्जेंस किस पर डिपेंड करती है, इसकी कन्वर्जेंस 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पर डिपेंड करती है
और दूसरा वो फंक्शन की स्मूथ, फंक्शन जितना स्मूथ होगा उस पर डिपेंड करेगी। मतलब कन्वर्जेंस डिपेंड्स अपॉन, कन्वर्जेंस डिपेंड्स अपॉन स्मूथनेस ऑफ फंक्शन, जो आपको उसने दिया होगा, और साथ में वो क्या किस पर डिपेंड करेगी, एंड चॉइस ऑफ इनिशियल गैस, चॉइस ऑफ इनिशियल गैस। जिस तरह बाइसेक्शन में आप जो मर्जी इनिशियल गैस ले लें तो वो आपको आखिर तक करते 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 ले ही जाएगा रूट के पास, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने इनिशियल गैस गलत लिया है तो हो सकता है कि आपकी कन्वर्जेंस आए ना रैपिड न्यूटन राफसन की तरह। उसके बाद एक चीज इसकी और रहती है, वो क्या है, वो आपके पास है रेट ऑफ कन्वर्जेंस। रेट ऑफ कन्वर्जेंस तो सारे आप रट लेना, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। अब यहां से देखें, उसने कहा है कि न्यूटन राफसन की तरह नहीं है, न्यूटन राफसन का 2 है, इसका मतलब इसका 2 तो नहीं होता, इसका तो 2 से कम है, और इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1.67 है। अब यहाँ पर देखें, रेगुलर फॉर साई का मैंने लिखवाया था 1.618 कार्बन, और यहाँ पर कन्वर्जेंस रेट 1.67 है। तो देखें ये दोनों फिर सेम तो ना हुए, बाद बुक्स में इन दोनों को सेम मेथड का, वहां एक इनिशियल गैस चाहिए था, यहाँ 2 चाहिए थे, तो फिर ये सेम मेथड, दो के लिए फार्मूला सेम है लेकिन क्या है, इनके रेट ऑफ कन्वर्जेंस डिफरेंट है, लिहाजा ये डिफरेंट मेथड्स हैं। उसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट मेथड है, कमेंट सेक्शन में जरूर आया करें, ठीक है। बेसिकली ना हर इंसान का दिल करता है अप्रिसिएशन, अटेंशन सीकर होना अलग बात है, लेकिन अप्रिसिएशन हर बंदे का हक होता है, और उसको अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो कहेगा बला से हमारी, हम अपलोड ही नहीं करते, छोड़े पड़े, ठीक है। तो अगर कोई मसला हो तब भी आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स के कौन से पैसे लगते हैं हम लोगों के, फिक्स पॉइंट, और अगर कुछ भी ना कर सके तो दुआ जरूर कर दिया करें। लास्ट मेथड है नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो है फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, ठीक है। फिक्स पॉइंट आइट्रेटिव मेथड भी कहते हैं। इसका जो सेकंड नेम है ना वो है, यहाँ पे नीचे लिख रही हूं मैं, इसका जो सेकंड नेम है इसको कहते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसको इनिशियल गैस चाहिए होता है, नीड्स इनिशियल गैस, और एक इनिशियल गैस इसको चाहिए होता है, ठीक है। ये ओपन मेथड है तो इसकी कन्वर्जेंस गारंटी नहीं है, ये एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक है कि ये ओपन मेथड है, इस हिसाब से फिर बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉर क्लोज मेथड्स हैं जो लाजमन कन्वर्ज करते ही करते हैं। ओपन मेथड, ठीक है, so convergence is not guaranteed, convergence is not guaranteed, ठीक है। और इसका ड्रॉबैक ये है कि जो सवाल हमें दिया जाता है इटरेटिव मेथड से सॉल्व करने के लिए, उसकी पहले शेप हमने खुद से रीफॉर्मुलेट करनी होती है। मतलब क्या, रीफॉर्मुलेट करते करते भी हमें मसला बनता है कि इसका हम इसको रीफॉर्मुलेट कैसे करें, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही तरद्दुद करना पड़ता है, रीफॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। तो ये इसका क्या है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, यहां पर देखें, यहां पर लिखा हुआ है फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड। फिक्स्ड पॉइंट में जब तक आपको फिक्स्ड पॉइंट नहीं पता होगा आप आइट्रेटिव मेथड को क्या करेंगे। फिक्स्ड पॉइंट आपके पास क्या होता है आम अल्फाज में,
अगर आपने कोई पॉइंट P लिया है और उसको फंक्शन में पुट किया है और जवाब आपको वही पॉइंट मिल गया है, तो इस पॉइंट को आप कहेंगे कि वो क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। एग्जाम्पल कोट करते हैं। आपके पास बिलफर्ज एफ ऑफ एक्स आपने लिया है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अगर आप इसमें 2 पुट करते हैं तो आपके पास 4 माइनस 2 दोबारा क्या आ गया, 2 आ गया ना, मतलब 2 पुट करने से जवाब वही आ गया, तो ये 2 आपके पास क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। इसी तरीके से आप x को -1 पुट करें तो 1 माइनस 2 -1 आएगा, -1 पुट किया, आंसर भी -1 आ गया, तो -1 भी आपके पास क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट मेथड में ये वाली चीज हमने अपने माइंड में रखनी होती है। सबसे पहले जो हम लोगों ने पॉइंट गैस करना होता है ना, यहाँ पर नीड्स इनिशियल गैस, वो फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से नहीं करते, दूसरे मेथड्स में जो मर्जी हम इनिशियल गैस ले लें, उसका फिक्स पॉइंट होना जरूरी नहीं होता। यहाँ पर हम फिक्स पॉइंट की अगर कैटेगरी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। उसके बाद इसका है वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल तकरीबन इन सबका सारों का सेम है। वर्किंग प्रिंसिपल तकरीबन नहीं बट डेफिनेटली सेम है। इंटरमीडिएट थ्योरम, वही एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के अगर ऑपोजिट सिंबल्स होंगे तो तब उधर आपके पास रूट एग्जिस्ट करने के चांसेस होंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ना आपने एक चीज याद रखनी है, इसकी ना कन्वर्जेंस क्राइटेरिया वो मांगता है पेपर में। रेट ऑफ कन्वर्जेंस में मैं बताती हूँ। कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, इसका जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है ना, वो आप इस तरीके से डिजाइन करते हैं। पहले आप चूज करते हैं फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट मैंने आपको बता दिया कैसे सिलेक्ट करते हैं, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, और ये जो g ऑफ x है ये आपने फॉर्मुलेट किया होता है, प्रॉब्लम को रिफॉर्मुलेट किया होता है, आगे पीछे करके नया फंक्शन बनाया होता है, फॉर विच आपके पास g का डेरिवेटिव लेस देन 1 आए। ये आपने कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड का याद रखना है कि g प्राइम ऑफ x लेस देन 1 हो। ठीक है, जो नया आपने फंक्शन फॉर्मुलेट किया होगा उसके लिए आप फिक्स पॉइंट तलाश करेंगे, और अगर वो ये चीज होल्ड करेगी वहां पर तो फिर हम कहेंगे कि वो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया पॉसिबल है, अदरवाइज तो फिर उधर ही घूमते रहिएगा, कन्वर्जेंस का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या कहा है कि ओपन मेथड है, कन्वर्ट कर भी सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साथ में ही यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या आज ही बायो का लेक्चर लग रहा है ना, तस्वीरें कभी यहाँ जा रही कभी यहाँ लहराती हुई नागिन की तरह। ठीक है, उसके बाद आप इसका फार्मूला लिख लें। फार्मूला आपके पास होता है आइट्रेशन आइट्रेटिव फार्मूला, क्योंकि आपने g ऑफ x नया फॉर्म फंक्शन बनाया होता है। बिलफर्ज में अगर आपको कह दूं यहाँ पर f ऑफ x आपके पास क्या है, x4 माइनस 4x3 प्लस 6x² माइनस 2.25, इसको मुझे आइट्रेटिव मेथड से सॉल्व करके दिखाएं। तो आपने इसको रिफॉर्मुलेट करना है। रिफॉर्मुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, x सेपरेट चाहिए, मतलब मैंने क्या बनाना है, एक्स जी एक्स बनाना है, ये एक्स जी एक्स बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ से x4 को मैं साइड पे कर रही हूँ, बाकी सारी टर्म्स को मैं एक साइड पे रखूंगी, x³ माइनस 6x² प्लस 2.25, और ये 4 है, इस 4 को ओमिट करने के लिए मैं यहाँ पर 1/4 लगा दूंगी। देखिए मैंने फंक्शन को रिफॉर्मुलेट कर दिया है। अब x की जगह ये है और g ऑफ x की जगह ये है। अब g ऑफ x पर मैंने ये कंडीशन लगानी है, पहले क्या निकाल के फिक्स पॉइंट लगा के, और फिर उस जो g ऑफ x फाइनल हो जाएगा, मतलब उसका कन्वर्जेंस क्राइटेरिया पूरा होगा, तो फिर उसके बाद मैं बार बार आइट्रेशन लगाती जाऊंगी, पहली आइट्रेशन ये, फिर दूसरी, तीसरी एंड सो ऑन, मैं इसको आगे खींच के चलाती जाऊंगी। इसमें से एक और चीज आपको बतानी है अभी, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस।
ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 होता है, और 1 का मैंने पहले भी बताया है कि आपके पास वो लीनियर कन्वर्जेंस होती है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, वो 1 है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी आप कह सकते हैं कि वो 1 है, या ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास लीनियर है। ये बेसिकली आपके पास 5 मेथड्स थे जिनको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तैयार नहीं करना, कि लॉन्ग क्वेश्चन ही आने। मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, अल्टरनेटिव नेम, उसका एरर क्या है, उसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया, इसका भी स्टॉपिंग क्राइटेरिया लिख लीजिएगा। रिपीटेड वैल्यूज होती हैं, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो ये लेक्चर था नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के लिए। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इकरा खान को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।